अशरफ के खिलाफ बीएसपी ने एक युवा नेता को टिकट दिया जिसका नाम था राजू पाल। राजू पाल खुद कोई दूध का धुला नहीं था, वो एक हिस्ट्री शीटर था। कभी राजू अतीक के ही गैंग के लिए काम करता था, लेकिन उसमें एक बात थी, वो अतीक से डरता नहीं था। जब उपचुनाव के नतीजे आए तो अतीक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका भाई अशरफ बीएसपी के राजू पाल से चुनाव हार गया। ये अतीक के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उसके गुरूर पर एक तमाचा था। जिस इलाहाबाद में लोग उसके नाम से थर-थर कांपते थे, वहां कोई उसके भाई को कैसे हरा सकता है। अतीक को लगा कि अगर उसने राजू पाल को नहीं हटाया तो शहर से उसका खौफ खत्म हो जाएगा। 25 जनवरी 2005 राजू पाल अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी अतीक के शूटरों ने भरे बाजार उनकी गाड़ी को घेर लिया और AK-47 से गोलियों की बारिश कर दी। राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां उतारी गईं। उसके समर्थक उसे लहूलुहान हालत में ऑटो में डालकर अस्पताल की तरफ भागे। 5 किलोमीटर के उस रास्ते में 4 पुलिस स्टेशन पड़ते थे, लेकिन अतीक के शूटर उस चलती हुई गाड़ी पर लगातार फायरिंग करते रहे। किसी खाकी वर्दी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में आकर इसे रोके। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह था राजू पाल का चचेरा भाई उमेश पाल। राजू पाल की मौत के बाद उस सीट पर दोबारा उपचुनाव हुए। मायावती ने राजू पाल की 9 दिन की विधवा पूजा पाल को अतीक के खिलाफ मैदान में उतारा। पूजा पाल अपने हाथों की मेहंदी दिखाकर स्टेज पर रोती थी, लेकिन जिस अशरफ को 2 महीने पहले जनता ने नकार दिया था, उसी अशरफ को जनता ने डर के मारे भारी मतों से जिता दिया। लेकिन फिर 2007 में यूपी के चुनाव हुए और मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी। मायावती भूली नहीं थी कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में अतीक ने क्या किया था। सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले अतीक अहमद पर नकेल कसनी शुरू की। अतीक के गैंग का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया, करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। अतीक के सिर पर इनाम घोषित हो गया। सरकार बदलते ही समाजवादी पार्टी ने भी अतीक से पल्ला झाड़ लिया। जो अतीक कभी पुलिस को अपनी जेब में रखता था, वो अब एक चूहे की तरह अपनी जान बचाने के लिए दर-दर भाग रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसे पीतमपुरा के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। अतीक जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन 2008 में जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर संसद में वोटिंग होनी थी, तो सरकार बचाने के लिए एक सांसद की जरूरत थी। मुलायम सिंह यादव ने अतीक को जेल से बाहर निकलवाया ताकि वो संसद में वोट कर सके। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में संसद लाया गया ताकि वो वोट डाल सके, लेकिन अतीक ने यहां गद्दारी की। उसने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया, जिसके बाद मुलायम सिंह ने उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल फेंका। राजनीति से मिलने वाला सहारा खत्म हो गया। साल 2017 उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। नई सरकार का रवैया एकदम साफ था, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर वो ऐतिहासिक दहाड़ लगाई थी, जिसकी गूंज से उत्तर प्रदेश का हर माफिया कांप उठा था। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। अतीक की 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर सरकार के बुलडोजर गरजने लगे। उसके गैंग के गुर्गों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे धकेला जाने लगा। लेकिन अतीक का अहंकार कम नहीं हुआ। 2018 आते आते अतीक देवरिया जेल में बंद था, लेकिन जेल उसके लिए कैदखाना नहीं बल्कि उसका नया हेडक्वार्टर था। लखनऊ के एक बड़े व्यापारी मोहित जायसवाल को अतीक के गुंडों ने सरेआम अगवा किया और सीधे देवरिया जेल के अंदर लेकर आए। जेल के अंदर अतीक और उसके गुंडों ने मोहित जायसवाल को बेरहमी से पीटा और हथियारों के जोर पर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। जेल के अधिकारी तक उसकी जेब में थे। जेल के अंदर हुई इस गुंडई का सच जब बाहर आया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया और आदेश दिया कि उसे उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में रखना सुरक्षित नहीं है। 23 अप्रैल 2019 को कड़े पहरे के बीच अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अतीक का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसे लगा कि साबरमती जेल में बैठकर भी वो उत्तर प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। फरवरी 2023 राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल, जो पिछले 18 सालों से अतीक के खिलाफ डटकर खड़ा था, अतीक की आंखों में चुभ रहा था। उसने साबरमती जेल से एक साजिश रची। 24 फरवरी 2023 की दोपहर प्रयागराज। जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरा, अतीक का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम हथियारों के साथ उस पर टूट पड़े। दिन दहाड़े बम और गोलियों की बौछार कर दी गई। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया।
जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अतीक ने सोचा था कि वो 2005 की तरह फिर से खौफ पैदा कर देगा और कोई गवाह नहीं बचेगा, लेकिन वो भूल गया था कि अब 2005 नहीं 2023 चल रहा है और यूपी में सरकार बदल चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ ने वो तांडव किया जिसकी उम्मीद अतीक ने सपने में भी नहीं की होगी। अतीक के पूरे गैंग को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया। जब साबरमती जेल में अतीक को पता चला कि उसका बेटा मारा गया है तो वो फूट फूट कर रोया। जो माफिया कभी अदालतों में मूंछों पर ताव देता था, वो साबरमती से प्रयागराज लाए जाते वक्त पुलिस वैन में फूट फूट कर रो रहा था। 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने एक पुराने अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपनी पूरी जिंदगी में अतीक पहली बार किसी मामले में कानूनी रूप से सजा पा रहा था। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी। मीडिया का जमावड़ा लगा था। लाइव कवरेज चल रही थी। पत्रकार अतीक से उसके बेटे के जनाजे में न जा पाने को लेकर सवाल कर रहे थे। अतीक जी, आप अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं जा पाए, कुछ कहेंगे? अतीक ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये अतीक के मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। उसी पत्रकारों की भीड़ में प्रेस का फर्जी आईडी कार्ड गले में डाले, हाथ में माइक लिए 3 नौजवान लड़के आगे बढ़े और लगातार अतीक और अशरफ के ऊपर फायरिंग की। 40 साल से उत्तर प्रदेश को डराने वाला वो बाहुबली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले 10 सेकंड के अंदर उन 3 लड़कों ने 18 राउंड फायरिंग की। 9 गोलियां अतीक को लगी और 4 अशरफ को। लाइव टीवी पर पुलिस की मौजूदगी में देश के सबसे खूंखार बाहुबलियों में से एक का अंत हो चुका था। गोली चलाने वाले उन तीनों हथियारों ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उनका कहना था कि वो अतीक के गैंग का सफाया करके क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। आज वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और मामले की जांच चल रही है। लेकिन क्या यह सच था? क्या ये तीनों सिर्फ मोहरे थे? पूछताछ में अतीक ने कई पॉलिटिशियंस, बड़े बिल्डर्स और भ्रष्ट अधिकारियों के राज्य खोलने की धमकी दी थी। क्या उनमें से किसी ने अपने राज्य दफन करने के लिए अतीक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। जांच एजेंसियों की चार्जशीट में जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अतीक अहमद के तार सीमा पार पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। पंजाब के रास्ते ड्रोन से जो हथियार गिराए जाते थे वो अतीक के गैंग तक पहुंचते थे। जिन हथियारों की कंसाइनमेंट सरहद पार से आती थी उसका सीधा इस्तेमाल हमारे ही देश की धरती पर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए किया जाता था।